नमस्कार एस्पिरेंट्स। इसरो के इतिहास और फ्यूचर पर आज के इस जबरदस्त एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक एकदम टू द पॉइंट हाई यील्ड स्टडी गाइड है। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए सीधा शुरू करते हैं। इस पूरे सिलेबस को हमने याद रखने में आसानी के लिए 5 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है। फाउंडेशन, हिस्टोरिक मिशन, माइलस्टोन्स, अपकमिंग मिशन और आखिर में लॉन्च व्हीकल्स। एकदम सिंपल और सॉर्टेड। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 नींव और प्रमुख वैज्ञानिक पर चलते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि इसरो की शुरुआत कोई रातों रात नहीं हुई थी। 1962 में इनकोस्पार के रूप में इसकी नींव रखी गई थी और फिर 15 अगस्त 1969 को इसे ऑफिशियली इसरो नाम मिला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर में। इसके बाद इन 3 नामों को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें हम अपने स्पेस प्रोग्राम के जनक या फादर मानते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनकी SLV-3 मिशन में भूमिका सच में ऐतिहासिक थी। और करंट अफेयर्स के लिए डॉक्टर V नारायणन का नाम याद रखिएगा, जो अभी अध्यक्ष के रूप में इसरो को लीड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, ऐतिहासिक मिशन और उद्देश्य। ये वो सवाल हैं जो स्टेट और सेंट्रल एग्जाम्स में बार बार आते हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फर्स्ट्स यानी पहले मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1975 में हमारा पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था, लेकिन रूस के रॉकेट पर। फिर 1980 में रोहिणी आया, जिसने हमारी खुद की लॉन्चिंग ताकत दुनिया को दिखाई। इसके बाद एप्पल संचार उपग्रह था, इसे एक बैलगाड़ी पर टेस्ट किया गया था, इमेजिन कीजिए। और एड्यूसैट, जो एजुकेशन के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हमारा पहला सैटेलाइट था। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा इमोशनल फैक्ट याद रखिएगा, कल्पना 1। ये असल में मेटसैट 1 था, हमारा पहला मौसम की जानकारी देने वाला सैटेलाइट। लेकिन 2003 में स्पेस में अपनी जान गंवाने वाली कल्पना चावला जी को श्रद्धांजलि देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने इसका नाम बदलकर कल्पना 1 कर दिया था। इस सारे टेक्निकल डेटा के बीच जरा इस बेहद प्रेरणादायक पल को याद करें। 1984 में जब अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा जी स्पेस में थे, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा। लिटरली गूज़बम्स, है ना? चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, हालिया मील के पत्थर और रिकॉर्ड। यहां बात उन अचीवमेंट्स की होगी जिन्होंने हमें एक स्पेस सुपर पावर बना दिया। 2017 में इसरो ने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये एक ऐसा कमाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिसे बहुत बाद में जाकर स्पेसएक्स ने तोड़ा। अब चंद्रयान 3 की बात करें तो ये जानकारी तो हर आने वाले एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है। 23 अगस्त 2023 को जब हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की, हम वहां पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश बन गए। इसीलिए 23 अगस्त को अब नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है और उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। रॉकेट कौन सा था? LVM-3, जिसे बाहुबली भी कहते हैं। डीप स्पेस के इन 2 चैंपियंस को भी एक साथ कंपेयर करना जरूरी है। मंगलयान ने PSLV C-25 के जरिए पहले ही प्रयास में मंगल पर हमारा झंडा गाड़ दिया, और दूसरी तरफ आदित्य L1, जो PSLV C-57 का इस्तेमाल करके सूरज के कोरोना की स्टडी करने L1 पॉइंट पर गया। ये PSLV वेरिएंट्स जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा फ्यूचर में चलते हैं। सेक्शन 4, आगामी अंतरिक्ष मिशन। 2035 तक का इसरो का रोड मैप सच में बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है। देखिए, गगनयान मिशन एक बार में नहीं बल्कि कई फेज में होगा। एग्जामिनर्स अक्सर इस महिला रोबोट का नाम पूछते हैं, जो है व्योममित्र। इसे जनवरी 2026 में इंसान के बिना एक टेस्ट फ्लाइट के लिए भेजा जाएगा, और उसके बाद 2027 में असली मिशन होगा, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे। और हाँ, वायुसेना के इन 4 पायलट्स के नाम आपको एकदम टिप्स पर याद होने चाहिए: प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला का नाम खास तौर पर याद रखें, क्योंकि उन्हें एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बेहतरीन रीसेंट एक्सपीरियंस मिला है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात करें तो लूपेक्स यानी चंद्रयान 5 पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। इसमें भारत लैंडर बना रहा है और जापान रोवर।
मल्टीपल चॉइस सवालों में अक्सर परीक्षक इसी बात को उल्टा करके एक ट्रैप सेट कर देते हैं, तो बचकर रहिएगा। इसके अलावा नासा और इसरो का निसार पृथ्वी पर नजर रखने वाला अब तक का सबसे महंगा सैटेलाइट होगा। इन बाकी मिशनों पर भी एक नज़र डाल लीजिए। एक्सपोसैट के लॉन्च के साथ ही भारत अमेरिका के बाद ब्लैक होल की स्टडी करने वाला दुनिया का सिर्फ दूसरा देश बन गया है। फिर चंद्रयान 4 आएगा, जो चांद से मिट्टी के सैंपल्स पृथ्वी पर वापस लाएगा, और 2028 में शुक्रयान 1 वीनस का अध्ययन करने जाएगा। फ्यूचर का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी है। ये कोई एक टुकड़ा नहीं, बल्कि 5 अलग अलग मॉड्यूल्स में असेंबल होगा। पहला मॉड्यूल 2028 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और 2035 तक ये पूरा स्टेशन एक्टिव हो जाएगा। अंत में इन सभी मिशनों की असली रीढ़ की हड्डी को समझते हैं। सेक्शन 5, प्रक्षेपण यान और स्पेसिफिकेशंस, यानी हमारे रॉकेट्स का इवोल्यूशन। रिवीजन के लिए ये ग्रोथ समझना बहुत मजेदार और जरूरी है। 1980 के दशक के SLV-3 से शुरुआत हुई थी, जिसकी क्षमता सिर्फ और सिर्फ 40 किलो थी, और वहां से हम आज के LVM-3 की अपार शक्ति तक आ गए हैं। बीच में PSLV को तो इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। ये टर्म जरूर याद रखिएगा। करंट अफेयर्स सेक्शन के लिए ये एकदम लेटेस्ट अपडेट नोट कर लीजिए। इसरो ने हाल ही में LVM-3 का इस्तेमाल करते हुए CMS-3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसका वजन 4,410 किलोग्राम था। ये भारतीय जमीन से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड का रिकॉर्ड बन गया है। और अब बात भविष्य के प्रोजेक्ट सूर्य यानी NGLV की। स्पेसएक्स की तरह ही इसरो अब ऐसे रॉकेट्स पर काम कर रहा है जिन्हें दोबारा इस्तेमाल यानी रीयूज किया जा सकेगा। इससे हर बार रॉकेट बनाने का खर्च बहुत कम हो जाएगा, जो कि 2040 तक चांद पर इंसान भेजने के हमारे लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म होता है, लेकिन जाते जाते जरा सोचिए, जैसे ही ये रीयूजेबल तकनीकें तैयार होंगी, क्या भारत ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लीडर बन जाएगा? आपका क्या ख्याल है? इसी सवाल के साथ अपनी तैयारी मजबूत रखिए, इस गाइड को अच्छे से रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट।